सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे साइंस का, डेट इज़ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ह्यूमन आई वाला जितना पार्ट था, ठीक है, ह्यूमन आई उसका स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लिया जाए या फिर उसके जो डिफेक्ट्स है उसकी बात कर लिया जाए, तो उस पर मैंने वीडियोस बना के लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। आज से इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है कलरफुल वर्ल्ड, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो कलरफुल वर्ल्ड में हमें प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ोगे आप, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे, स्कैटरिंग के बारे में पढ़ोगे, ये सब चीज़ें हैं। और आज अपन प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रिज्म में किस तरीके से हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसको भी अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म हमारा ये आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक में हम प्रिज्म देखेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म देखेंगे, डेविएशंस वगैरह देखेंगे, प्रिज्म का जो किस तरीके से काम करता है वो सब चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। बहुत बच्चों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती, बट आज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। पेन कॉपी उठा लो, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो यार कहाँ गया मेरा पेन? अच्छा ये रहा। अबे ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? सो स्टार्ट करते हैं, आरंभ किया जाए। तो देखो यार, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक। सबसे पहले तो समझो यार ये प्रिज्म है क्या, है ना? पता नहीं आप लोग देखे हो या रियल में नहीं देखे हो, लॉकडाउन चल रहा है। अदरवाइज अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल लैब में तो, सॉरी स्कूल के प्रैक्टिकल लैब में तो आप 100% इस चीज़ को देख ही लिए होते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आइडिया दे दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है, इमेजिन कर लेना, है ना? बाकी नेट में बहुत सारे अवेलेबल है प्रिज्म, आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ क्या है, इट इज़ अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास विथ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। तो जो हमारा प्रिज्म है वो 3 रेक्टेंगुलर फेस से मिलकर बना है। ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर फेस से मिलकर और एक ट्रायंगल इधर और एक ट्रायंगल इधर, इस तरीके से ज्वाइन होकर हमारा प्रिज्म रेडी होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज प्रिज्म के बारे में है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म का आप जो ट्रायंगुलर जो सरफेस देखते हो ना, उस ट्रायंगुलर सरफेस का जो एंगल है, टॉप एंगल, ये 60 डिग्री होना चाहिए, जिसको इसी को अपन एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अगर आपके प्रिज्म का ट्रायंगुलर सरफेस का एंगल 60 डिग्री नहीं है, देन फिर आप ये सब जो चीज़ें यहाँ होने वाली है ना, जो रिफ्रैक्शन, जो कलरफुल आपको दिखेंगे स्पेक्ट्रम्स, वो नहीं दिखेंगे, है ना? हो सकता है कुछ ही दिखे, कुछ ना दिखे। तो अगर एग्जैक्ट 60 डिग्री है ना, देन आपके लिए सही रहेगा, वो अच्छा प्रिज्म माना जाता है। ठीक है, तो ये जरूर पूछ के लेना कि भैया ये नाप के बताओ 60 डिग्री है कि नहीं है प्रिज्म, तभी लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, है ना? आजकल डिफेक्टिव तो आते ही है मार्केट में। सो द एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ओके, ये एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह पे कुछ और ही डेफिनेशन लिख गया है, तो याद रखना एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब जो ग्लास प्रिज्म की बात कर रहा था, जो हमारा ये देखो, ये हमारा सरफेस हो गया रेक्टेंगुलर सरफेस, और यहाँ पे ट्रायंगल बना रहता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके ट्रायंगुलर। अब हमारी लाइट इसी सरफेस से फिर ट्रायंगुलर सरफेस में एंटर होकर फिर इस तरीके से बाहर निकलती है ना? नाउ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसमें ये सब चीजें देखेंगे, पहले थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब भी आप ग्लास प्रिज्म में व्हाइट लाइट को डालोगे, देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर, और इसी फिनोमिनन को अपन डिस्पर्सन कहते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का ये प्रिज्म है हमारा, यहां से आपने व्हाइट लाइट को एंटर कराया और आपने देखा ये जो व्हाइट लाइट है वो नंबर ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो गया, और इस फिनोमिनन को ही अपन कहते हैं डिस्पर्सन। याद रहेगा, इसी फिनोमिनन को अपन कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, कलर के स्पेक्ट्रम्स दिखते हैं, एक बैंड आ जाते हैं, कलर की पट्टियां बन जाती है, और ये कैसा सबसे ऊपर रहता है, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,
इंडिको और वायलेट, इसे विबग्योर नाम से जाना जाता है, VIBGYOR, विबग्योर। नीचे से देखो, V फॉर वायलेट ये नीचे रहता है, फिर इंडिको, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सबसे ऊपर, है ना। ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर ऐसा क्यों कि रेड, क्या रेड जब भी मैं व्हाइट लाइट डालूं, किसी भी एंगल से डालूं, रेड क्या हमेशा ऊपर रहेगा और जो वॉयलेट है वो हमेशा नीचे रहेगा? अगर रहेगा तो क्यों रहेगा, ऐसा क्यों होता है, क्यों कलर ऊपर नीचे चेंज नहीं होते, हमेशा इसी पोजीशन से इसी तरीके से विबग्योर का ही क्यों बनाते हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, वो सारे क्वेश्चंस को आज अपन क्लियर करने वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले, कलर्स के बारे में समझने से पहले, जरा मैं प्रिज्म का रिफ्रैक्शन रे डायग्राम को देख लिया जाए। किस तरीके से लाइट एंटर करती है, किस तरीके से बाहर निकलती है, जो एंगल्स बनाती है उस एंगल्स को क्या कहते हैं, ये सब पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। देन अपन चलेंगे कलर क्यों फॉर्म होता है ना, क्यों रेड कलर हमेशा ऊपर रहता है, वॉयलेट नीचे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब चीज़ें अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यार ये मैंने प्रिज्म को आपके सामने बड़ा कर दिया। अब 1 बाय 1 सारे रेज और सारे एंगल को समझते हैं। 2 नंबर में यार इसका डायग्राम आ जाता है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि यार प्रिज्म बनाओ, उसके सारे एंगल्स और उसके रे डायग्राम को डायग्राम में डिनोट करो एंड देन उसके बारे में थोड़ी चीज़ें बताओ। आ ही जाता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यार हम इंसिडेंट बीम की बात करते हैं, या इसे इंसिडेंट रे भी कहते हैं। क्या होता है इंसिडेंट रे? फर्स्ट टाइम जो लाइट आती है, सोर्स से निकली हुई लाइट जब किसी बॉडी पे टकराती है, तो उस लाइट को अपन क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट रे या इंसिडेंट बीम ये हमारी आ रही है इंसिडेंट रे और हमारे प्रिज्म के इस सरफेस पे टकराई, है ना, इस ट्रेंगुलर सरफेस पे, प्रिज्म के हमारे इस सरफेस पे ये लाइट आकर स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब अपन ने ग्लास स्लैब में पढ़ा था, लाइट जब एक मीडियम से, एयर से, जब सेकेंड मीडियम ग्लास में जाती है तो क्या होती है? बैंड, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ ये बैंड करती है ना। इसके पीछे नॉर्मल की तरफ होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रही है देन टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी लाइट। वहीं डेंसर से यानी ग्लास से एयर में जब जाएगी तो नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दे तो नॉर्मल से दूर जाएगी ये लाइट बाहर की तरफ, है ना। तो ये है, तो इसका मतलब क्या? जब भी लाइट वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो वहां पे बेंडिंग देखने को मिलेगा। इसी फिनोमिनन को अपन यहाँ पे रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब अच्छा क्यों होता क्यों है? वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया था, फिर भी अपन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो लाइट की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? लाइट की अपनी मैक्सिमम स्पीड क्या बोलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर इतनी होती है किसमें? वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है ना। फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद, हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनसे टकरा के कुछ ना कुछ स्पीड स्लो होती होगी, ऑफकोर्स होती होगी। उसके बाद एयर से जब सॉलिड में लाइट, एक ग्लास में जब लाइट ट्रांसफर हो तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट भले हैं बट उस ग्लास इज सॉलिड है ना, ये पूरे पार्टिकल्स पास है, तो उन पार्टिकल्स से टकरा के क्या उसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम होगी। और किसी ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, उसकी स्पीड स्लो होगी तो क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगा ना, बेंडिंग तो देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंडिंग देखने को मिलता है, और इसी फिनोमिनन को अपन तो रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट जो है प्रिज्म की इस सरफेस पे टकराई और ये हमने बनाया नॉर्मल, ये हमारा n नॉर्मल हो गया, है ना। उसके बाद ये जो नॉर्मल की तरफ, ये जो लाइट है नॉर्मल की तरफ क्या की? बैंड की। नॉर्मल की तरफ ये लाइट बैंड हुआ, है ना, और फिर आगे चला गया और फिर प्रिज्म के दूसरे सरफेस पे आके टकराया, तो प्रिज्म के इस सरफेस पे आके टकराया। अब ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से जो एंगल बना है, इसे अपन कहेंगे इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने के बाद नॉर्मल से जो ये एंगल बना है, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल भी कहते हैं। फिर लाइट आगे आई और फिर इस सरफेस पे टकराई एंड देन अगेन, अब ये जो डेंसर मीडियम से एयर में आ रही, ग्लास से एयर में आ रही है, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी लाइट, है ना, नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। और लाइट फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और द लाइट जो बाहर निकला उसे हम इमर्जेंट बीम या इमर्जेंट रे भी नाम से जानते हैं।
अब ये नॉर्मल के साथ इमरजेंट रे एंगल बनाया, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये तो आर है ही, क्योंकि ये तो इधर आर, तो लाइक आर। अब देखो यहाँ पे फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है सर, इसको थोड़ा समझो। मान लो इंसिडेंट रे मैंने यहाँ से डाला, तो इसको एक्चुअल में किधर जाना चाहिए था, जिस एंगल से डाला उसी एंगल पे स्ट्रेट जाना चाहिए था उसको, बट वो बैंड हुआ, फिर बैंड होके फिर वो इधर निकला। तो अगर इसको एक्सटेंड करें, ये लाइट अगर इसकी पाथ को अगर एक्सटेंड करें, तो वो किसी, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे ऐड होंगे। तो ये जो एंगल है, जाना चाहिए था रियल में लाइट को यहाँ और गया यहाँ, तो ये जो बेंडिंग है, इतना जो आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है, लाइट को एक्चुअल में डाला तो इधर जाना चाहिए था, बट ये इधर गया, तो ये जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है, इसी को अपन एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको पूरा चीज़ें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक पे। स्पेक्ट्रम क्या है? तो वही, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म में टकराती है, तो उससे जो आपको डिस्पर्सन फिनोमिनन होता है, उसकी वजह से जो 7 पट्टियां बनती है लाइट की, उसे ही अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और ये एक्रोनाइन, इट इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट डेट रिप्रेजेंट सिक्वेंशियल कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, यानी जो पट्टी है, इसको एक एक्रोनाइम, एक मतलब एक सीक्वेंस कलर नाम से बुलाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। वॉयलेट नीचे होता है और जो आर है वो टॉप पे रहता है, और जो वॉयलेट है वो बॉटम पे रहता है। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान, ऐसा क्यों होता है कि रेड टॉप पे रहता है, इसकी बात करते हैं। तो देखो यार, डेविएशन, हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ। हर लाइट की एक अपनी खुद की एक वेवलेंथ होती है, ठीक है, जिसे हम लोग लैम्डा, इससे लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो ये वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपके लाइट के डेविएशन पे, है ना, कितना। तो यही कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेविएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। मतलब क्या हुआ? जो कम डेविएट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब क्या, मैं जो कम डेविएट करेगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जो लाइट ज़्यादा बैंड होगा या ज़्यादा डेविएट करेगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे देखो, अब जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट कम डेविएट होता है, रेड लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा कम डेविएट होता है। तो कम डेविएट हो रहा है ना, तो कम डेविएशन की वजह से उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना। या फिर अपन ऐसे मानते हैं ना, उल्टा मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा, है ना। तो रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम डेविएट हुआ, कम बैंड हुआ, इसलिए आपको टॉप पे दिख गया। वहीं हम वॉयलेट कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर की या ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो वेवलेंथ अगर बहुत कम है देन डेविएशन ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा नीचे बैंड करेगी, है ना। तो मैं इसको आपको बना के थोड़ा सा दिखा रहा हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, ओके, मैंने ये लाइट डाला, अब यहाँ पे बेंडिंग होगा ना, रिफ्रैक्शन पे जैसे बताया बेंडिंग। तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो क्या होगी? कम बैंड होगी, नीचे की ओर कम बैंड होगी। वहीं मैं ब्लू लाइट की बात कर लूँ तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो वो ज़्यादा डेविएट करेगा, वो और नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, वाई रेड टॉप और वाई ब्लू ऑन द बॉटम। ठीक है, इस तरीके से काम करता है, ये चीज़ याद रखना। वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन डेविएशन। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो कम डेविएट करता है, इसलिए टॉप पे रहता है। ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो की वेवलेंथ कम होती है तो वो ज़्यादा डेविएट करता है, इसलिए वो नीचे में रहता है। क्लियर हो गया? नाउ रेड, आगे वर्ड्स में भी लिखा है, रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज़ लार्जेस्ट और हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से। वहीं वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड कलर एज इट स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसाक न्यूटन जो थे was the first person who proved that sunlight is made up of 7 color।
इसाक न्यूटन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पता नहीं गलती से हो गया था कि जानबूझकर हुआ था। उन्होंने व्हाइट लाइट को डाला तो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है यार, है ना, बड़ा दिमाग लगाया। अरे व्हाइट लाइट, मैंने सन की लाइट को डाला इस ये शेप के, उनको तब पता नहीं था कि ये इसे प्रिज्म कहते हैं। इस शेप, कहीं से टुकड़ा मिला होगा, इस शेप में मैंने डाला तो ये व्हाइट लाइट तो यार इतने सारे कलर्स दे दिए। तो इसाक न्यूटन ने बोल दिया कि देखो भाई, हमारा जो सन से जो लाइट आती है, जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, उसी लाइट से बाकी के कलर्स होते हैं, बनते हैं। जनरली उनका यही कहना था कि सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बना होता है। फिर इसाक न्यूटन भैया जो हमारे थे, उनके दिमाग में और खुरापात मचा, है ना। तो इसाक न्यूटन ने क्या सोचा कि यार मैंने व्हाइट लाइट डाला तो मेरे 7 कलर विबग्योर ही निकला, तो अगर मैं ये कलर्स को फिर से प्रिज्म में डालूं तो हो सकता है ये कलर और टूट के और बहुत सारे नए नए कलर्स दे दें, है ना। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि यार ये तो अनसक्सेसफुल हो गए। तो वो एक्सपेरिमेंट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा वो एक्सपेरिमेंट। इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही पास्ड सनलाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म अ बैंड ऑफ 7 कलर। उनको मिला, है ना, एक प्रिज्म में से जब वो उन्होंने व्हाइट लाइट डाला तो उनको 7 कलर के स्पेक्ट्रम्स मिले। He tried to split the color further by putting another prism ahead of prism forming spectrum, but he failed to obtain more colors। जो मैंने बताया, दिमाग में खुरपाती मचा उनके। उन्होंने सोचा यार इतने सारे कलर, 7 कलर निकले हैं, अपन लगाते हैं तो हो सकता है 14 या 20 कलर और निकल आए उसके और भी कलर्स, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो फिर उन्होंने यार बहुत प्रिज्म को टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे सब करके देखा। तो उन्होंने इसी करते टाइम उनको एक चीज़ देखने को मिला कि he formed a spectrum from sunlight and placed an identical but inverted prism। प्रिज्म को उन्होंने उल्टा रखा in front of prism forming the spectrum। देखो देखो, जो प्रिज्म, एक स्ट्रेट प्रिज्म जो कलर्स निकल रहे हैं, उसके बगल में एक उल्टा प्रिज्म रखने से वो सारे के सारे जो कलर है अगेन कॉम्बाइन होके फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। All the 7 color combined by the inverted prism and emerged as a white light। ये देख के तो बड़ा खुश हो गए यार, अरे वाह। मतलब फिर उन्होंने बोला कि भाई यही बस इतने ही कलर्स हैं, इसी के अंदर व्हाइट लाइट इन्हीं कलर से मिलके बना रहता है ना। फिर उन्होंने, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है, सर इन्होंने प्रिज्म सीधा रखा तो क्यों नहीं रखा, सीधा रखने से क्या होगा। तो ये देखो यार, यहाँ पे ये एक कैसे बताऊं, लेंस चैप्टर पढ़े थे ना, लेंस का जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था वो क्या करता था, लाइट जो आती थी उसको क्या करता था, कन्वर्ज करता था। कन्वर्ज करके इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ पे ये लाइट ऑलरेडी कन्वर्ज इस तरीके से फैल के लाइट आ रही है। प्रिज्म अगर मैं स्ट्रेट प्रिज्म रखूंगा तो ये सेम होगा, बस इसकी और ज़्यादा फैल जाएगी। तो हमने उल्टा रखा, तो उल्टा रखने से ये कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करने लगा। तो जो लाइट फैल के आ रही थी वो अगेन कन्वर्ज होके एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। इसलिए हम प्रिज्म को उल्टा रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओह सेट, फिर से वीडियो अटक गया। ये टेक्नोलॉजी की क्या कहें। चलिए प्रिज्म वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अपन स्टार्ट करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले समझते हैं थोड़ा सा, फिर इसकी आगे की चीज़ें बात करेंगे। तो क्या है इसका कहना, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and angle of incidence exceed critical angle, the light reflects in the denser medium। this is called the internal reflection, है ना। ऑब्लिक्वली की मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट चीज, आराम से लाइट पास हो जाना, लाइक दैट, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा हर जगह नहीं दिखता है, इसका एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन कहीं पे फुलफिल होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो जो रैम्बो फॉर्म होता है ना, वो इतनी आसानी से फॉर्म नहीं होता है। रैम्बो जो आप देखते हो, बारिश होता है उसके बाद अचानक से धूप उगता है तो मस्त एक कलरफुल रैम्बो आपको इस तरीके से दिखता है। तो वो ऐसे कैसे भगवान ने नहीं बना दिया, उसका एक कंडीशन है। अगर जो लाइट की किरणें, जो लाइट की जो रेज आ रही है, अगर वो, अब देखो बारिश, अब ये चीज़ जब रैम्बो कब बनती है, जब बारिश हुआ रहता है। क्यों ऐसा, जब बारिश हुआ रहता है तो मौसम हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर्स आ जाते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं खूब सारे। और अचानक से जब धूप उगता है, तो खूब तेजी से लाइट आती है। तो ये लाइट सब क्या होती है, इस वाटर बबल्स के अंदर क्या होती है, जाती है। तो जैसे ये देखो वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट ड्रॉपलेट के अंदर जाती है, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और ये हमेशा नहीं होता है, अगर जो लाइट एक पर्टिकुलर एंगल से गई, अगर उसके अंदर एक पर्टिकुलर एंगल से अगर उस बबल में लाइट एंटर करती है, देन वो कलरफुल स्पेक्ट्रम लेके बाहर निकलती है।
है ना, वो वही एंगल को अपन क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब अपन थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल को समझते हैं, देन अगेन इस टॉपिक पे आएंगे। ओके, तो क्रिटिकल एंगल को समझाने के लिए मैं एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत आसानी से। तो देखो, ये एक सरफेस है ना, उस पर मैंने खूब सारी नॉर्मल लाइंस हमने कर दिया। मैं अलग अलग कंडीशन देख कर समझाना चाहता हूँ। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या किया, मैंने एक लाइट को एंटर कराया, है ना, इस लाइट को एंटर कराया एक पर्टिकुलर एंगल से। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट बीम है या इंसिडेंट रे है। इसको मैंने मान लीजिए 20 डिग्री पे, 20 डिग्री से मैंने इसको इस सरफेस पे डाला। तो जब लाइट एक फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाएगी, अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना बच्चा लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये तभी दिखता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नहीं दिखेगा। याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी दिखेगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। डेंसर मीडियम समझ में आ रहा ना, डेंसर यानी बहुत घना। हमारा एटमॉस्फेयर लाइक डेंस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम यानी थोड़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स है। अब अगर वाटर और एयर की बात करें तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि वाटर लिक्विड है और एयर जो है हमारा, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, तो ये हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा और वाटर हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा, पहला कंडीशन। तो देखो, तो मैंने लाइट को नॉर्मल से 20 डिग्री पे डाला, तो जो हमारा जो राइट बैंड होगी और वो कुछ इस एंगल पे रिफ्रैक्ट की, कि थोड़ा सा ये रिफ्रैक्ट की। तो इस बार मान लीजिए नॉर्मल से इसने कितना बोला जाए, 40 डिग्री पे हुआ, हमने 20 डिग्री पे डाला तो इस तरीके से हुआ। नाउ अगेन एक अगला केस लेता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को बढ़ा देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया, तो ये लो, मैंने इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इस बार 20 से मैंने कितना कर दिया, इस बार 20 से मैंने इसको कर दिया, मान लो 40 डिग्री कर दिया। तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेता हूँ, रिफ्रैक्ट बेंडिंग लाइट और नीचे होती जाएगी, ये बेंडिंग और हो गई। मान लीजिए अब ये 50 डिग्री हो गया लाइट। अब मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ और उसका एंगल बढ़ाता हूँ इंसिडेंट रे का, ठीक है। इस बार मैं कुछ इस तरीके, इस बार मैं थोड़ा यहाँ से करता हूँ, ठीक है, लाइक दैट ये। तो जब मैंने लाइट थोड़ा सा और इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, मान लीजिए इंसिडेंट एंगल को मैंने कितना कर दिया, 60 डिग्री कर दिया, तो मैंने देखा इस बार जो लाइट है वो जो सरफेस है, सरफेस पे ही मूव कर गई। इस बार 90 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से देखो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो 90 डिग्री बनाए, वही होता है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्रिटिकल, इस केस में हमारा क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री। क्यों, कि जब लाइट हमने जब हमारा इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, इन दैट केस हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री बनाया। तो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, यस दिस इज द क्रिटिकल एंगल, है ना। यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू कितना है, 40 डिग्री है। तो एंगल 40 डिग्री पे एंगल आर की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री आई। तो दिस इज हियर नो क्रिटिकल एंगल। इस केस में एंगल, इंसिडेंट एंगल कितना, 20 डिग्री पे, हमारा रिफ्रैक्शन एंगल कितना बना, 40 डिग्री बना, देन इट इज ऑल्सो नॉट अ क्रिटिकल एंगल। बट दिस इज द क्रिटिकल एंगल, एंगल 60 इज द क्रिटिकल एंगल। ये रियल नहीं, मैंने अपने मन से समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसकी वजह से जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 अगर हो जाए, हमारा रिफ्लेक्शन एंगल 90 हो जाए, ऐसे एंगल को ही अपन क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर कब होता है, तो देखो जैसे मैं थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाता हूं, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा मैं और ऊपर इस तरीके से डालता हूं, एंगल बढ़ाता हूं। इस बार मैं इसको 60 से कितना कर देता हूं, 80 डिग्री कर देता हूं। इन दैट केस जो हमारी लाइट दूसरे मीडियम में जाने की बजाय वो पहले मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही तो है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या जिधर से मैं लाइट डालूं उधर ही अगर वापस आने लगे, यही तो हुआ, टोटल इंटरनल ही रिफ्लेक्शन हो गया। फर्स्ट मीडियम से लाइट डाला, फर्स्ट मीडियम में लाइट वापस आ गया, है ना। इस केस में फर्स्ट मीडियम में डाला तो सेकंड मीडियम में लाइट गई,
इसमें भी फर्स्ट मीडियम में डाला तो सेकंड मीडियम में लाइट गई, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में लाइट डाला ये नीचे वाले मीडियम में, यहाँ पे सेकंड मीडियम नहीं, यहाँ पे सरफेस पे लाइट आई, और इस केस में तो हद हो गया, फर्स्ट मीडियम में डाला तो लाइट फर्स्ट मीडियम से ही वापस आई। यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अगर क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, या क्रिटिकल एंगल के लगभग थोड़ा सा पॉइंट में भी ज़्यादा हुआ, तब आपको इन दैट केस आपको ये जो लाइट है वो उसी सेम मीडियम में वापस जाते हुए दिखेगा। तो इसी को अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यही वाटर बबल्स के साथ होता है, ठीक है। तो देखो यही कह रहा है, व्हेन लाइट एंटर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ये मेन केस है, ये तभी होता है जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है। सो व्हेन लाइट एंटर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है ना, जैसे हमने दिखाया आखिरी वाला केस, थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, देन द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, जिस मीडियम से डाला उसी मीडियम में वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट में देखो कंडीशन नेसेसरी फॉर द इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, लाइट शुड एंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहला कंडीशन है, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाएगी तभी दिखेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता बता ही दिया हूँ। नाउ रेनबो, अब यहाँ पे रेनबो जब फॉर्मेशन होता है, रेनबो इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शॉवर, रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, है ना। मान लीजिए आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, वो अभी सैनिटाइजर का ज़माना चल रहा है, तो फुच है ना सैनिटाइजर, फुच वाला सैनिटाइजर, स्प्रिंग वाला सैनिटाइजर, तो मान लीजिए आप अपना लाइट चालू कर लीजिए, लाइट के अपोजिट खड़े हो जाइए पानी भर के, और लाइट मान लीजिए पीछे से लाइट आ रहा है तो आप इधर इस तरफ ऐसे निकालिए, ऐसे ऐसे कीजिए तो आपको रेनबोज दिखेंगे, घर के लाइट में दिखेगा। या सुबह सुबह उठो, सनलाइट अगर इधर आ रही है, सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर अपना फुच दबाओ, है ना, वो स्प्रे, तो आपको पानी भर के तो आपको दिखेंगे ये चीज़, ठीक है, ये दिखता है। तो ये जो रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, द फिनोमिनन विच आर इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमिनन इन्वॉल्व हैं वो अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फिनोमिनन, जब लाइट एंटर करती है तो इस सरफेस पे होता है, क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद जब लाइट अंदर एंटर की तो अब यहाँ पे वही ना बात है कि यहाँ पे शुरू में अगर आप नहीं समझ पाते क्रिटिकल एंगल वाला जो मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता, सर यहाँ पे लाइट तो अंदर घुस गई, फिर यहाँ से लाइट बाहर क्यों नहीं निकल रही है सर? इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला फॉलो, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो एंगल है यहाँ पे टकराने का, ये इस सरफेस पे जो टकराने का इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसीलिए सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन दिखा, और यहाँ पे क्या, लाइट रिफ्लेक्ट कर, यहाँ पे आपको अगला फिनोमिनन रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखा। उसके बाद यहाँ पे लाइट बैंड 7 कलर्स हो गया, इस फिनोमिनन को अपन डिस्पर्सन कहते हैं, डिस्पर्सन। तो रेनबो बनने के लिए 3 फिनोमिनन जिम्मेदार रहते हैं, एक पहला क्या होता है, रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड वन इज डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, ठीक है। Some water droplet remain suspended in air after rain. This droplet behave as a glass prism. When light enter the raindrop, it first refract and disperses. Then it refract internally and again refract as it come out of the drop, and 7 color reach the eye of observer in the form of rainbow. Clear हो गया? सो आई होप यार आज के बाद ज़िंदगी में ना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक्चुअल फंडा, क्रिटिकल एंगल वाला फंडा कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। मैं कोशिश किया हूँ अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से समझाने की, आई होप क्लियर हो गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी अब तो ट्यूसडे, आज सैटरडे हो गया, अब ट्यूसडे को 10th क्लास का वीडियो आएगा, देन 2 वीडियो और लगेगा गाइज, आई होप। एक वीडियो में अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और एक वीडियो में स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। वैसे इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बना के मैंने डाल रखा है
है ना, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कलरफुल वर्ल्ड रिड्यूस सिलेबस जो था उसमें ह्यूमन आई नहीं था, सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड। तो वन शॉट मैंने पूरे का बना रखा है, चाहो तो आप देख सकते हो अगर आपको जल्दी है। अदरवाइज हर टॉपिक को मैं डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। एक ही 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। बहुत चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें होती है मैं भूल भी जाता हूँ, है ना, चीज़ें निकल जाती है, दिमाग से छूट जाता है। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि एक भी चीज़ छूटे ना आपसे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।